गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया था। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे तो हमने देखा था कि 2 पॉइंट मास का सिस्टम अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास हम फटाफट लोकेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको इसमें नहीं होता है। आओ उस चीज़ को एक बार फिर से देखते हैं। सपोज करो ये m1 मास है और ये m2 मास है। हम दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो है l। और मैंने क्या किया, जहाँ सेंटर ऑफ मास है मैंने उसी को ओरिजिन मान लिया। ये ओरिजिन और ये अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस वाले डिस्टेंस का नाम कर दिया हमने r1 और इस वाले डिस्टेंस का नाम कर दिया r2। तो कहते हैं बताओ भाई r1 r2 की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो। तो एक तो हम कह सकते हैं कि m1 m2 के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो m2 r2 माइनस m1 r1 बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि m1 और m2 के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है मैंने उसी को ओरिजिन मान लिया है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। और एक बात समझ में आता है कि r1 प्लस r2 अपना l है। तो हमें r1 r2 का रेशियो पता है और सम पता है, तो हम r1 r2 की वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो r1 देखोगे आ जाएगा m2r l बाई m1 प्लस m2। और जब r2 निकालोगे तो आ जाएगा m1l बाई m1 प्लस m2। ये काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक तरीके से भी आ गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। तो अब सपोज करो कि m1 मास यहाँ था और m2 मास यहाँ था और दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर कहीं है, यहाँ पे। तो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो अपने को ये डिस्टेंस पता है और ये भी अपने को पता है, एग्जैक्टली वैल्यू ही पता है अपने को। ये r1 है और ये r2 r1 r2 दोनों पता है। अब सपोज करो कि हमने m1 को कुछ शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट या राइट मान लेते, इधर ही शिफ्ट कर दिया। कुछ x1 अमाउंट से शिफ्ट कर दिया और हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहे। तो एक बात तो कंफर्म है कि m2 को भी शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ m1 के शिफ्ट करने से सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हो गया होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर रहे तो ऑब्वियसली हमें m2 को राइट की तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया है कि वो जो डिस्टेंस है वो है x2। जैसा कि हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास मेरा वहीं रहे जहाँ पहले था, तो आओ उस बात को यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे m2 r2 प्लस x2 माइनस m1 r1 प्लस x1 बाई m1 प्लस m2 मस्ट बी 0, यानी m2 r2 m2 x2 m1 r1 m1 x1 और m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 तो है ही, यहाँ से आप देख सकते हो। तो रिलेशन आ गया m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखें इसको।
एक को अगर शिफ्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं पे आए, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? चलो अब एक और क्वेश्चन देखते आओ, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास two particles of masses 1 kg and 2 kg lie on the same line। ठीक है, दोनों कुछ एक ही लाइन पे लाई करते हैं। If 2 kg is displaced, if 2 kg is displaced 10 meter towards right, then by what distance one kg mass should be displaced so that center of mass will displaced 2 meter to right। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक सिंपल तरीके से अप्लाई करते हैं इनको। देखो, मान लो 1 kg का मास ये है और 2 kg का मास ये है। ठीक है, और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन वगैरह रहा होगा। मैंने ये मान लिया है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है, और मैंने ये भी मान लिया है कि ये R1 है और ये R2 है, तो एक बात तो कंफर्म है कि हम लिख सकते हैं 1 × R1 इज 2 × R2। ये पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब जो कह रहा है सेकंड स्टेप में, उसको करते हैं। उसके कहने के हिसाब से हमने 2 kg वाले को 10 मीटर आगे भेज दिया है। ठीक है, मान लो यहाँ कुछ है 2 kg वाला, ये 10 मीटर दे दिया है। सेंटर ऑफ मास भी कह रहे हैं नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, तो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ आ चुका है। ये 2 मीटर है अपना। ठीक है, तो कह रहा है बताओ 1 kg को हम कितना डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास हमारा जहाँ था वहीं आ जाए। तो भाई कुछ नहीं मालूम चल रहा है, तो मैंने मान लिया कि ओरिजिनल पोजीशन से सेंटर ऑफ मास को कुछ इधर भगा दिया होगा, x भगा दिया होगा, मान लेते हैं। ये अपना 1 kg है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे है, तो हम दोबारा लगा सकते हैं m1x1 या m1r1 = m2r2। कैसे लगाएंगे देखो, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये वाली दूरी हम लिख पाएंगे, और ये वाली दूरी भी हमको ढूंढनी होगी। दोनों अगर मिल गया तो हम m1r1 = m2r2 दोबारा लगा देंगे। और देखते हैं सब होगा कितना। तो ये वाला जो होना चाहिए, ये होना चाहिए था पहले
10 और R2 माइनस 8, यानी ये 8 प्लस R2 होगा। अब 1 kg का डिस्टेंस देखते हैं नए वाले सेंटर ऑफ मास से, वो कितना दूर है। तो 2 मीटर तो यही हो गया, और R1 भी है और X भी है, यानी कि 2 प्लस R1 प्लस X। तो फॉर्मूले में हम फिर से डाल पाएंगे कि भाई 2 इंटू 8 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस R1 प्लस X। ये तो हो गया 16 और ये हो गया 2R2, ये हो गया 2 प्लस R1 प्लस X। अब R1 की वैल्यू है 2R2, तो उसको तो काट ही दो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं X की वैल्यू जो है वो आ गई 14 मीटर, यानी X को अगर हम इतना भगाएंगे तो हमारा बात बनेगा। ठीक है, अगर 3 पार्टिकल का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम तो हमने यही किया है कि हमने सबके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए। ठीक है, क्योंकि 10 था ये और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये हमारा कॉस वाला हो गया और ये हमारा साइन वाला हो गया। और एक बार जैसे ही हमने सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया है, कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हमारे पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला तो है ही XCM और YCM का, तो वो फॉर्मूला हमने डाल दिया है। XCM का फॉर्मूला डाल दिए तो ऐसा 1 इंटू 0, 3 इंटू 5, 2 इंटू 10 भाई सभी के मासेस का सम, तो इतना आ जाता है ये। और वैसे YCM निकालोगे तो ये आ जाएगा। अगर हमें X और Y का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर भी हम लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज RCM इज इक्वल टू XCM I कैप प्लस YCM J कैप। तो पॉइंट मास के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, जितना भी पॉइंट मास हो आप खेल सकते हो, जो बोले आप कर दो। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, जैसे रिंग है, डिस्क है, लैमिना है, ठीक है, स्फेयर है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो जैसे सपोज करो कि एक आर्बिट्री शेप का एक बॉडी है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब चूंकि आर्बिट्री शेप का बॉडी है तो हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलके बना है। तो हमने एक छोटा सा पॉइंट मास पकड़ लिया जिसका मास है dm, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए हैं, जो एलिमेंट चूज करा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ध्यान रखें। और जो एलिमेंट हमने चूज करा है वो लाइक पॉइंट मास होगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि x और y जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का। तो अब अगर XCM वाली फीलिंग लाना चाहें, पहले हम क्या लिखा करते थे, m1 x1 m2 x2 m3 x3। तो एक मास का अगर हम m1 x1 लिख लें, मतलब x इंटू dm लिख लें, उस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, उस एलिमेंट का मास, और ऐसे ऐसे xdm जितने पॉसिबल हैं सबको इंटीग्रेट कर दें। और नीचे जितने छोटे छोटे मासेस हैं सभी के मासेस का सम, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm।
सिमिलरली अगर हम YCM निकालना चाहेंगे तो वही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ YDM बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें कि इधर जो x और y हमने लिया है, जो एलिमेंट हमने चूज करा है, उसके सेंटर ऑफ मास का ये x और y कोऑर्डिनेट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला हम शुरुआत कर रहे हैं थिन रॉड का। थिन रॉड में कई केस बनते हैं, तो आओ एक एक करके सब बनाते हैं। पहला, यूनिफॉर्म रॉड। अगर हम एक यूनिफॉर्म थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना चाहते हैं, जैसे यूनिफॉर्म थिन रॉड है मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, मतलब बताओ जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हमने क्या करा है, पहले ओरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सिस हम मार्क कर लेते हैं। तो हमने इसको मार्क कर दिया है एक्स एक्सिस, इसको हमने मार्क कर दिया है वाई एक्सिस, तो ये अपने आप ही ओरिजिन बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं। यहाँ से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, हैविंग थिकनेस dx। अपने को निकालना है अभी सिर्फ XCM। तो जो XCM होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ XDM बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। अभी जो एलिमेंट हमने चूज करा है, ये वाला एलिमेंट, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, जो कि एलिमेंट पॉइंट मास की तरह है, तो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास उसी के ऊपर लाई करेगा। तो उस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो XC हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये आ रहा है वहाँ x डाल देते हैं। DM का मतलब है कि जो एलिमेंट हमने चूज करा है उसका मास, तो m/l इंटू dx कर देते हैं। m/l इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx कर दिए। और जो कि मास मान लिया है, और इंटीग्रेशन ऑफ DM का मतलब है कि जितने छोटे छोटे मासेस हैं सभी का सम, तो अल्टीमेटली वो m ही आने वाला है, तो m कर दो। और यहाँ लिमिट डाल देते हैं 0 से लेके l तक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये l/2 आ जाएगा। l/2 आने का मतलब है कि यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कहीं रॉड आपको दिख जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक पॉइंट मास से, यहाँ पे उसके मिड पॉइंट पे। आप ये मान सकते हो कि इस रॉड का पूरा मास यहीं पे फोकस्ड है, या फिर ऐसा समझ लो, अगर एक रॉड ऐसा है, L लेंथ का रॉड है, तो आप इस रॉड को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, जिसको आप उसके सेंटर ऑफ मास पे लोकेट कर सकते हो। जैसे सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इधर कहीं आ जाएगा। क्लियर है ये बात? दूसरा केस लेते हैं, है तो वो भी थिन रॉड, लेकिन उस रॉड का लैम्डा वेरी कर रहा है एज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x/l, जहाँ पे लैम्डा नॉट भी कांस्टेंट है और l रॉड का लेंथ है। करेंगे फिर वही, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, इसको ओरिजिन मान लो। करना वही पड़ेगा, जो कि थिन रॉड है, एलिमेंट लेने का तरीका और सब वही रहने वाला है।
तो यहाँ से x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लो जिसका थिकनेस है dx। ठीक है, तो फिर वही कहानी है, अगर एक्ससीएम निकालना है अपने को तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब आपको करना ये है कि वीडियो को आप लोग पॉज करें और सोचें एक्स की जगह पे क्या आएगा। तो समझ में आ रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखो जो एलिमेंट हमने चूज करा है वो पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी के ऊपर लाई करता है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स ही हो गया। लेकिन जब उसका मास लिखोगे तो मास आ जाएगा लैम्डा नॉट एक्स बाई एल, तो यूनिट लेंथ का मास है, तो डी एक्स लेंथ का मास ये हो गया। अब डीएम का मतलब हो गया लैम्डा नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम एम नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर भी एम आता तो कट जाता था, यहाँ एम तो है ही, पता ही नहीं एम कितना है। लिमिट डाल दो 0 से लेके एल तक, और ये दो छोटे छोटे इंटीग्रेशन हमें करने होंगे। आ जाओ कर लेते हैं। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट तो काट ही दो, और एल से एल भी उड़ा दो। क्या क्या बच गया वो देखो जरा। ऊपर रह गया है एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि आ जाएगा एल क्यूब बाई 3। नीचे आ जाएगा एक्स डी एक्स मतलब एल स्क्वायर बाई 2, यानी आंसर इज 12/3। इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ रहा है वो लैम्डा नॉट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, यानी कांस्टेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंस एक्स का है। एग्जाम में आपको क्या करेगा, दे दिया कि मान लो एक रॉड है जिसका लैम्डा है ऐसा, ठीक है, और ये रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास 12/3 पे होगा, सीधा लिख सकते हो। लेकिन कल को मान लो दे दिया लैम्डा इज इक्वल टू 4x, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पे होगा। सेंटर ऑफ मास को ये जो कांस्टेंट लैम्डा नॉट है, यहाँ पे लैम्डा नॉट की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, इन सबसे कोई लेना देना है ही नहीं। बस ये देखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो 12/3 पे लाई करेगा। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। लैम्डा इज लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिकली वैरी कर रहा है। बोलो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फिर वही थिन रॉड का केस है, पकड़ लो, इसको एक्स एक्सिस नाम दे दो, इसका नाम वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, वाई एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट, अब है कि अपने को x निकालना है, तो x समझ में आ रहा है, वही पॉइंट मास वाली कहानी है, बार बार एक ही तो आ रहा है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x छोड़ दो, dm की जगह डाल दो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो लैम्डा नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स क्यूब का आ जाएगा L4 का पावर 4/4, आंसर आ गया 3L/4। इंटरेस्टिंग बात फिर से वही है कि जो लैम्डा आ रहा है वो लैम्डा नॉट से पूरी तरह से, सॉरी, तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है बेटा कि जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ रहा है वो लैम्डा नॉट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आप देखें कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब सेंटर ऑफ मास 3L/4 पे होगा। लैम्डा नॉट कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उससे। फोर्थ केस ले लेते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू a + bx है,
हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है। बच्चे इसको समझते हैं कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा नहीं है। लैम्डा इज यहाँ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी एक्स। बोला बताओ भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, नहीं होगा? फिर वही है, एक्स पे जाके एलिमेंट काटो, तो एक्सीएम फिर से लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और डीएम की जगह डाल दो ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट डाल दो 0 से लेके एल तक। अगर इसको देखो तो ये आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3, ये आएगा ए एल, और ये आएगा ऐसा। इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व अगर कर ले, एक एल कैंसिल भी कर ले वैसे तो, और एक एल कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 3a प्लस 2bl बाई 6 डिवाइडेड बाई 2a प्लस bl बाई 2, ऐसा आ गया। तो यानी सॉल्व करने से आ गया 3a 2bl इंटू एल, एल भी आएगा ना, कॉमन लिया है, डिवाइडेड बाई थ्राइस ऑफ 2a प्लस bl। अब मान लो कि आप एग्ज़ाम में हड़बड़ी में हो, आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप ऐसे चेक कर लिया करो। अगर हम b की वैल्यू को 0 पुट कर दिए, अगर हमने b की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, यानी कि लैम्डा a आ गया, और लैम्डा अगर a आ गया मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो एक्सीएम पक्का आना चाहिए L/2। और देखो चेक करके है या नहीं है। तो b को जैसे ही 0 डाल दिया आप, तो देखो L/2 आ भी रहा है, ए सब कट जाता है। बाई चांस ऐसे आप आंसर तक नहीं पहुंच पाए तो आप क्या करेंगे, फिर से बोलेंगे पुट a इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने a को 0 किया तो लैम्डा इज इक्वल टू बी एक्स आ गया, और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 12/3 पे आता है इस केस में। a को 0 डाल के देखें वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो आंसर वही आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फजी लॉजिक। लॉजिक से आंसर लाना, हिडन ट्रायल से आंसर लाना। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो और इस तरीके से बड़ा आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये तो था, हमने अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आर्क का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सर्कुलर प्लेट है, किसी भी एंगल पे सबटेंड करता हुआ सर्कुलर प्लेट है, तो उन सब का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो आप साथ के साथ इनको देखते जाएं, और कोई भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू।